अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास जो है ना, ये क्वेश्चन है, वो हमें बोल रहा है कि भाई वेनेडियम, नियोबियम एंड टेंटिलम आर द मेटल्स इन द सेम ग्रुप ऑफ द periodic table. The shortened electronic configuration of the vanadium in the ground state is this. इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। देखिए, क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है ना। अब वो बोल रहा है कि स्टेट व्हाट इज meant बाय द टर्म ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट होती है कि जो कि हमारी सबसे लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होती है ना, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। जो कि हमारी सबसे लोवेस्ट स्टेट होती है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट ना। जो हमारी सबसे लोवेस्ट स्टेट होती है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। जो हमारी सबसे लोवेस्ट तरीन स्टेट होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। वो बोल रहा है कि स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द वैनेडियम यूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉक्सेस नोटेशन। अच्छा, जो वैनेडियम हमारे पास होता है ना, इसमें सबसे पहले तो हमने वो देखना है कि वैनेडियम में इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो ये तो कितने होते हैं ना। वैनेडियम ये रहा। वैनेडियम में 23 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल होंगे ना, तो 23 यहाँ पर वैनेडियम में हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 23 जो है वो वैनेडियम में हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अच्छा, अब देखो हार्गन की जो, अगर मैं पूरी वो कन्फिग्रेशन ये वैनेडियम की वो करूँ ना, 23 इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये वो कैसे होगी? अगर मैं पूरी 23 की करूँ, आर्गन का मतलब होता है 18 इलेक्ट्रॉन्स ना। यानी इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी 18 लिखना। उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन है मैं लिख दूँ 8। आर्गन में आते हैं फ्रॉम 1s टू 3p6। ये टोटल आर्गन में आते हैं। अगर मैं पूरी वो कन्फिग्रेशन करूँ तो इस तरीके से होगी: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये हो गए 18 तक। सही है, यानी आर्गन तक। फिर उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो और हैं, तो वो आएंगे 4s2 और 3d3 में। अब यहाँ पे ये हमारे पास है 3d और 4s, तो दो जो है यहाँ पे 4s में आ जाएंगे और तीन जो है वो 3d में अनपेयर्ड होके जो है वो आ जाएंगे। फिर देन उसके बाद है रिड्यूस द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पी सब शेल ऑफ द वैनेडियम एटम। यानी कि पी में जो है हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। सही है, पी सब शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने आ रहे हैं। तो पी यहाँ पर हमारे पास कहाँ है? एक पी ये रहा, 2p6, और एक है 3p6। तो 2p में कितने आ रहे हैं? 6। 3p में कितने आ रहे हैं? 6 ना। 2p में हमारे पास जो है ये कितने आ रहे हैं? 6। और 3p में हमारे पास वो कितने आ रहे हैं? 6। तो 6 + 6, 6 + 6 इज इक्वल्स टू 12। तो टोटल 12 ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 3p में ना। फिर वो बोल रहा है कि भाई Pelopium was the suggested name of the new element discovered in a mineral. Pelopium was later found to be a mixture of niobium and tantalum. इन दोनों का मिक्सचर था। Only one naturally occurring isotope exists of each niobium and टैलेंटियम। कंप्लीट द टेबल 1.1। वो बोल रहा है कि भाई टेबल 1.1 जो है वो कंप्लीट करो। अब न- हमें नियोबियम के बारे में उसने भाई देखो यहाँ पे, अब ये देख लो, जो नीचे वाला नंबर होता है वो होता है प्रोटॉन नंबर, और जो ऊपर वाला नंबर होता है वो होता है मास नंबर। मास नंबर का क्या मतलब होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर भी हम इसको बोलते हैं। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का काउंट होता है। सही है, अब इसने रिलेटिव एटॉमिक मासेस दोनों के लिखे हैं। बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ ये प्रोटॉन्स क्या होंगे। अब नंबर ऑफ ये प्रोटॉन्स इसके कहते हैं 41। 41 लिख दिया। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आएंगे? जो ऊपर को 93 है उसको नीचे 41 से सब्ट्रैक्ट कर दो। 93 माइनस 41, तो ये आ गया 52। तो 52 मेरे पास आंसर आ गया। फिर देन उसके बाद जो ये टेंटिलम है
उसमें नीचे आ रहा है पर 73, यानी प्रोटॉन नंबर 73, तो हमने लिख दिया कि भाई प्रोटॉन नंबर 73 है। फिर ऊपर मास नंबर है 181, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब यहाँ पे ये कैसे आएगा, मैं 181 को 73 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 181 को मैं 73 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये 108 मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। सही। फिर देन उसके बाद हमारे पास है, वो बोले डिफाइंड रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब मेरे पास क्या होता है। अब ये डेफिनेशन है, आपको खाली टट्टा जो है के मारना है ना, कि द मास ऑफ एन एटम। अच्छा देखो, उसने आइसोटोपिक मास बोला है, उसने कोई रिलेटिव एटॉमिक मास ही के बोला है, तो आपने आइसोटोप का जिक्र जो है वो लाजमी करना है। मास ऑफ एन एटम ऑफ एन आइसोटोप्स कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन 12। अगर आइसोटोप नहीं होता, यहाँ पे खाली ही आर होता, रिलेटिव एटॉमिक ये मास होता, तो आप आइसोटोप हटा देते, आप बोलते हैं द मास ऑफ एन एटम कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन 12। सही। फिर देन उसके को बाद हमें बोल रहा है कि अ सैंपल ऑफ फेलोपियम कंटेन्स 90.1। अच्छा, अब ये मुझे आप लोग जो है ये करके दो, ये वो कैसे होगा। अब वो बोल रहा है अ सैंपल ऑफ फेलोपियम कंटेन्स 90.9% बाय मास ऑफ न्यूबियम एंड 9.1% बाय मास ऑफ palladium. Complete the theoretical relative atomic mass of polonium based on these data. Give your answer to the two decimal places. ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करना है, जो इसका रिलेटिव एटॉमिक जो इसकी अबेंडेंस है, यानी कि 90.9, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसके ए आर से। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, जो इसका हैबिटेंसी उसको उसके ए आर 92 से जब डिवाइड कर दिया, यानी कि मास नंबर से। फिर 91 मल्टीप्लाई बाय 181 है, यानी इसकी जो हैबिटेंसी उसको इसके ए आर यानी मास नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, और 100 से जब डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, इसका ए आर आ गया। ठीक है। अब ये इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। वो बोला है कि ऑक्सीजन इज ए ग्रुप 16 एलिमेंट, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। बोला है जो फॉलोइंग रिएक्शन है उसकी इक्वेशन हमारे पास, जो ये वो लिखो। Na रिएक्टिंग विद सोडियम, भाई Na सोडियम के साथ जो है वो रिएक्शन को करेगा O2 के साथ, और Na2O जो है फॉर्म करेगा। पता नहीं उन्होंने इतना आसान क्यों दे दिया, ये देते नहीं है ये इतनी आसान इक्वेशन। और सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ करेगा तो SO2 फॉर्म करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे पता है एक की गलती क्या होती है, बच्चे यहाँ पर SO3 जो है वो बना देते हैं। SO3 कभी भी सल्फर और ऑक्सीजन से नहीं बनता। SO3 उस वक्त हमारे पास बनता है जब SO2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करता है हाफ ऑक्सीजन के साथ, और वो SO3 परफॉर्म करता है। अब ये पता नहीं इनका रहम ये कैसे आ गया आप लोग के ऊपर ना, इन्होंने इतनी आसान इक्वेशन जो है ये बता दी। तो उसके बाद बोल रहा है कि ड्रॉ अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द स्पीशी इन Al2O3। ठीक है। अब ये 2Al और ये 3O2। अब देखो यहाँ पे है क्या ना, अब देखो मेरी एक बात सुनो, यहाँ पे इससे पहले यूं करके एक और जो शेल होगा ना। सही है। उसमें तीन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यूं करके। अब एल्यूमिनियम तो करेगा क्या, क्योंकि वो मेटल है, तो वो तीनों इलेक्ट्रॉन जो है ना लूज चिक कर देगा। ये क्या करेगा, तीनों इलेक्ट्रॉन जो है ये कर देगा लूज। तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +3 का चार्ज। लेकिन ऑक्सीजन जो है ना वो तीन गेन नहीं ये कर सकता। क्यों, क्योंकि इसके पास खाली दो ही जो है वो अनपेयर्ड थे। तो जो इसने वो लूज करे ना, वही दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को गेन कर लेगा। सही है। लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो वो कहाँ गया, जो एल्यूमिनियम ने ये लूज किया था। तो देखो होता क्या है, यहाँ पर हमारे पास एल्यूमिनियम पे +3 वो चार्ज है, और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। तो हमें इन चार्जेस को बैलेंस करना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो 3 से। तो टोटल इस ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये एल्यूमिनियम वो करेगा 6,
2 3 ज़ा 6, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो करेगा 6, -2 × 3 -6, -6 का जो कि मतलब क्या है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन जो वो गेन करेगा। ठीक है। तो O2 ये हमारे पास हो जाएंगे 3, और एल्यूमिनियम हमारे पास हो जाएंगे 2। सही है। तो जो इलेक्ट्रॉन ये एल्यूमिनियम लूज करेगा ना, वो आपको यहाँ पे क्रॉस से शो जो ये करने के दिखाने के लिए कि ये वो इलेक्ट्रॉन है जो एल्यूमिनियम ने लूज करे थे, ऑक्सीजन ने गेन की कर लिया। सही। 2 होगा यहाँ पे। सही। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वो बोल रहा था मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट of period 3 elements in their oxidation varies across a period. State and explain the variation. भाई जब हम आगे की तरफ ये बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन्स जो वो पढ़ते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ना। ठीक है। जब हम आगे की तरफ वो बढ़ते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। वो बोला कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो वेरी करता है ना, वेरीज अक्रॉस द पीरियड। बोले स्टेट एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन, यानी कि जो वेरिएशन होती है वो हमारे पास क्या होती है। एक तो ये कि ऑक्सीडेशन नंबर अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होता है। इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे होते हैं कि वैलेंस शेल में। जैसे कि ग्रुप ये पन है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड सो ऑन ना। ग्रुप 1 में जैसे अगर पीरियड 3 है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ना, हमें पता है कि सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम में 2 होते हैं और एल्यूमिनियम में 3 होते हैं। तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज होती है। सही। Oxidation number increases as the number of electrons in the valence shell increases. फिर देन उसके वो बाद हमें बोला है H2O reacts with the both inorganic and the organic compounds. Complete the table 2.1 to give the details of the reaction of some period 3 oxide with the H2O. अब यहाँ पर एक चीज जो है कि देखो, period 3 ऑक्साइड यहाँ पर उसने period 3 ऑक्साइड प्रोडक्ट द रिएक्शन एंड pH ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म। अब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है जब मैं पाउडर के साथ रिएक्शन को करवा रहा हूँ। तो ये आपको पता ये होगा कि भाई अगर मैं किसी का रिएक्शन ना, अगर मैं किसी मेटल का रिएक्शन, किसी भी मेटल का रिएक्शन अगर मैं नॉर्मल वाटर के साथ तो करा दूं ना, यानी कोल्ड वाटर के साथ, तो वो बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। सही है। और अगर यही रिएक्शन अगर मैं हॉट वाटर के साथ बनाता तो ये वो बनाता मेटल ऑक्साइड। ये फर्क आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो है ये रिएक्शन जो मैग्नीशियम कर रहा है ये कोल्ड वाटर या नॉर्मल के वाटर के साथ कर रहा है। सही है। तो ये बना रहा है मेटल हाइड्रोक्साइड। अब वो अच्छा, अब यहाँ पर जो रिएक्शन दिए गए ऑक्साइड्स के हमारे पास है, सेम यही रिएक्शन ऑक्साइड्स के भी होते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमें रिएक्शन मेटल से होते हैं याद, ऑक्साइड से जो है वो याद नहीं होते। सेम यही रिएक्शन ऑक्साइड्स के साथ भी होते हैं। मेटल के लिए वो बता रहा हूँ। ठीक है। मेटल भी हाइड्रोक्साइड को बनाता है, और मेटल ऑक्साइड जो है वो जब वाटर के साथ ये रिएक्शन करते हैं वो तो बनाते ही मेटल हाइड्रोक्साइड है। ठीक है। तो खुद मेटल ऑक्साइड किस तरीके से ये बनता है कि जब मेरे पास मेटल हॉट ये वाटर के से रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड जो वो बनता है। तो ये हमारे पास जो रिएक्शन है, अब ये बन रहा है हाइड्रोक्साइड। अब इसका जो पीएच होगा ना, देखो अब यहाँ पे हम पता है वो गलतियां करते हैं। हम देखते हैं जहां पे भी पीएच है उसका जो पीएच हम हाई जो है वो बना देते हैं। हर सॉरी, जहां पे भी ये OH है तो उसका पीएच हम उसको बहुत ज्यादा जो है ना बेसिक को बना देते हैं। जहां पे भी हमारे पास ये पीएच आता है ना तो हम उसको बहुत ज्यादा बेसिक जो है वो बना देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो गलती होती है। बहुत ज्यादा बेसिक ये बना देना ये हमारे पास हमारी गलती होती है, क्योंकि वो कोई भी हर चीज जो है वो बहुत ज्यादा बेसिक जो है वो नहीं होती, अनटिल अनलेस कि वो बहुत ज्यादा वो सॉल्युबल हो। वो होती है बट उसके लिए हमें बहुत ज्यादा सॉल्युबल होना चाहिए। अब होता है क्या है कि ग्रुप 2 के जो हाइड्रो ऑक्साइड या ऑक्साइड्स होते हैं ना, नीचे आते हुए इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, ऊपर ये ज्यादा सॉल्युबल जो वो नहीं होते। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये काउंट करूँ ना, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर उसके बाद नीचे आप चलते वो चले जाओ स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, और ये बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं नीचे आता हूं तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड तो ये तो एब्सोल्यूट इनसॉल्युबल होता है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा तो सॉल्युबल है। आफ्टर दी मैग्नीशियम ये हाइड्रोक्साइड सारे के सारे तो सॉल्युबल होते हैं और हाईली को सॉल्युबल होते हैं। वो रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है
कि ये जितना ज्यादा वो सॉल्युबल होंगे ना उतना ही अच्छा। पहली बात तो ये कि ये नीचे आ रहे हैं, तो ये वो सॉल्युबल क्यों है? ये नीचे आ रहे हैं तो सॉल्युबल ये इस वजह से हैं क्योंकि यहाँ पे इनके साइज इंक्रीज हो रहे हैं ना भाई। बेरिलियम पीरियड 2 का है, तो सही है। फिर ये पीरियड 3 का है, तो शेल इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज। कैल्शियम पीरियड 4 का है, साइज और इंक्रीज हुआ। स्ट्रोंशियम पीरियड 5, बेरिलियम पीरियड 6, तो साइज और इंक्रीज हो रहा है, 6 पर शेल्स आ रहे हैं। तो जब साइज इंक्रीज होता है तो बॉन्ड वो लेंथ इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ जो डिक्रीज हो जाती है। तो जब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, तो जब मैं इसको वाटर में वो डालता हूँ, तो वो बहुत आसानी से डिसोसिएट ये हो जाता है इनटू इट्स हाइड्रोक्साइड। सही है, यानी कि अगर मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूँ, तो वो इतनी आसानी से जो है ना वो सॉल्युबल जो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज कोई बहुत ज्यादा ये बड़ा नहीं होता। लेकिन अगर मैं इसके ये कंपैरिजन में, अगर मैं एक जगह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये डिसॉल्व कर रहा हूँ, कंपैरिजन में ये बेरियम हाइड्रोक्साइड ये वो डिसॉल्व कर रहा हूँ, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मुश्किल से ये डिसॉल्व होगा। अगर मैं 100 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो ऐड कर रहा हूँ ये वाटर में, तो मैक्सिमम 50 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो वो ये डिसॉल्व हो जाएंगे। बट अगर मैं बैरियम हाइड्रोक्साइड को ये डिसॉल्व करूँ तो 100 करूंगा, तो ये हो सकता है 100 ही बैरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डिसॉल्व हो जाए, क्योंकि बैरियम का साइज बहुत ज्यादा ये ग्रेटर है। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। तो आसानी से ये वाटर में ये डालने पे डिसोसिएट जो है वो हो जाएगा, क्योंकि ये बैरियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा ये डिसोसिएट हो रहा है, तो ये ज्यादा हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो है वो रिलीज ये वो करेगा। तो ये इसका पीएच उतना ये ज्यादा होगा। लेकिन जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो डिजोल्व ये कम हो रहा है, सॉलिबिलिटी ये वो कम है, तो वो कम जो है वो हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो रिलीज ये वो करेगा। सही है, तो इसकी सॉलिबिलिटी भी जो है वो कम होगी। सही। तो जब सॉलिबिलिटी वो कम होगी तो ज्यादा क्या होगा ये, क्योंकि कम हाइड्रोक्साइड ये रिलीज कर रहा है, तो उसका पीएच भी जो है कोई बहुत ज्यादा ये नहीं होगा। जितना हम ये नीचे आएंगे पीएच उतना ज्यादा ये 14 की तरफ जो ये जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसका हाइड्रोक्साइड का ये पीएच क्या लिखा है, 8 से लेके ये 12 के बीच में ना, ठीक है। फिर देन अच्छा देखो, हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच होता है 0 से 2, वीक एसिड का पीएच होता है 3 से 4। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच होता है 12 to 14, और वीक बेस का पीएच होता है 8 से लेके 12 से वो पहले पहले तक। सही है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक वो बेस है, तो उसका पीएच 8 से लेके 12 के बीच में। इसी तरीके से जो फॉस्फोरस ऑक्साइड है, जब हम उसको वाटर में अच्छा देखो फॉस्फोरस ऑक्साइड नॉन अच्छा एक बात, अ, जो मैग्नीशियम ये ऑक्साइड है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या होती है, ये बेस होती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ये बेस है। क्यों? क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, ये बेस होते हैं। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी भी मेटल ऑक्साइड को वाटर में ये डिसॉल्व करता हूँ तो ये अल्कली जो वो फॉर्म करता है। तो इस वजह से मेटल हाइड्रोक्साइड जो मेटल ऑक्साइड जो ये बेस होते हैं। सही है। इसी तरीके से मेटल ऑक्साइड जो ये बेस होते हैं। अगर मैं PO4 मेरे पास नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो ये देखो इसके पास कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ये एसिड फिर वो कैसे है भाई? हाइड्रोजन तो वो होते हैं जिनके सॉरी एसिड तो वो होते हैं जिनके पास कोई हाइड्रोजन हो। इनके पास तो कोई मेटल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड P4O10 के पास कोई कोई हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन ही जो है कि नहीं है। तो ये एसिड फिर वो कैसे, ये एसिड ऐसे कि अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करता हूँ तो ये वाटर के साथ ही रिएक्शन करके एसिड जो है ये फॉर्म करता है। अब ये फॉस्फोरस ऑक्साइड है, तो ये H3PO4 जो है फॉर्म ये वो करेगा। और क्योंकि ये इनऑर्गेनिक एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और इसका ये पीएच होगा ये 1 से लेके 4 के बीच में। सही। फिर देन इसके बाद बोला है राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ CH3N विद H2N इन एसिडिक कंडीशन। CH3N का H2O से ये रिएक्शन बेसिकली ये हाइड्रोलिसिस है नाइट्राइल की। तो हम जब भी नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें कार्बो ऑक्सैलिक एसिड जो को मिलता है। जब भी हम किसी नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करते हैं और वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो, तो हमें मिलता है वो नाइट्राइल ना। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस है ना, ये आपको ये बता देता हूँ ना। अगर मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ ना, मेरे पास वो साइनाइड है, होता क्या है, ये मेरे पास वो साइनाइड है।
अगर मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ ना, तो मुझे मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3, इतने ही, ये कार्बन वाला। और अगर मैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ तो मुझे मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, अल्कलाइन यानी उसके जरिए NaOH या QH के जरिए। तो मुझे यहाँ पे मिलता है ये ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्ट। अगर मैं NaOH के जरिए कर रहा हूँ तो मुझे कार्बो ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्ट मिलेगा Na। सही। और जो ये अच्छा, अब अगर यहाँ पे मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ तो यहाँ पर बनता है NH4+। सही है। और अगर मैं एज ए बाय प्रोडक्ट, और अगर मैं अल्कलाइन के साथ कर रहा हूँ तो NH3 जो वो बनता है। क्योंकि आफ्टर द रिएक्शन कार्बो, ये जो NH, अगर यहाँ पे NH3 ये बनता तो NH3 तो वो बेस होता, तो वो सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज जो वो कर देता, तो यहाँ पर बनता है NH4+। क्यों बनता है? अब आप यहाँ पे क्या देखो कि CN है, CH3CN। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास जो ये दी हुई आती, CH3CN का रिएक्शन है H2O के साथ, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस है तो H, ये प्लस लिखा हुआ है। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा एसिड। अब इसमें ये पता है क्या होता है, ये जो CN है ना, ये CN पूरे का पूरा जो है ये रिमूव हो जाता है। जो अच्छा, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, जो मोस्ट इलेक्ट्रो ये नेगेटिव होता है ना बॉन्ड, वो पूरे का पूरा जो है ये बॉन्ड ये टूट जाता है। ये पूरे का पूरा बॉन्ड जो है वो टूट जाता है। इसमें एक पर आ जाता है OH और एक पे आ जाता है C डबल बॉन्ड O। अब जो नाइट्रोजन यहाँ से वो निकला है ना, तो ये NH4+ जो है वो बना लेगा, चार हाइड्रोजन जो है ये गिन वो कर लेता है। सही। और फिर इसको जो है आप ये वो बैलेंस कर लो, बस। सही। कार्बोक्सिलिक बना और NH4+ बन गया। अगर ये अल्कलाइन होता तो ये कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट बनता OH के बदले, ये H के बदले जो वो Na आता, और इस NH4+ के बदले NH3 आता, अगर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होती। फिर वो बोल रहे हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द टू एल्कोहल्स फॉर्म्ड इन द रिएक्शन शोन इन द इक्वेशन 1। यानी कि इक्वेशन 1 हमारे पास है C3H6 का रिएक्शन हो रहा है H2O के साथ ना। वो बोल रहा है कि दो मुझे वो बताओ वो कौन से बनेंगे। भाई ये तो बहुत ही वो कॉमन सी चीज है ना। देखो ये जो है ना, मेरे पास इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर है मेरे पास ना। ठीक है। ये C3H6 है। ठीक है। अब ये इसका रिएक्शन हो रहा है H2O के साथ, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो रिएक्शन हो रहा है। और कैटलिस्ट में H3PO4 ये यूज होता है। और वो कंडीशन क्या होती है? टेम्परेचर चाहिए होता है 300 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर चाहिए होता है 60 ATM। 6 लिख दिया। 60 ATM जो है वो प्रेशर वो चाहिए होता है। अब इसमें होता क्या है, यहाँ से जो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जब वो टूटता है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में वो कन्वर्ट हो जाता है। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जब वो कन्वर्ट हो जाता है, और दोनों ये वो कार्बन की एक एक वैलेंसी अपेयर हो जाती है। एक अच्छा, अब रूल ये बोलता है कि भाई जिस वो कार्बन पे हाइड्रोजन वो ज्यादा होते हैं, उसी पे हाइड्रोजन आता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे ये OH आ जाएगा, क्योंकि H2O से हो रहा है ना रिएक्शन। H2O में OH जो है वो न्यूक्लियोफाइल होगा, H जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो जिस वो कार्बन पे हाइड्रोजन वो ज्यादा होते हैं उसी पे हाइड्रोजन जो वो आ जाता है, और जिस पे हाइड्रोजन वो कम होते हैं उसके ऊपर ये OH आ जाता है। से तो अब, और ये अच्छा, अगर ये वाला रूल मैं फॉलो कर रहा हूँ ना, कि जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है उसी पे हाइड्रोजन आ रहा है, तो इसको बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट। ये हमारा होता है मेजर प्रोडक्ट। और इसका स्केलेटल फॉर्मूला जो है वो कैसे क्या बनेगा? 1 2 3, तीन जो वो कार्बन हो गए, और ऊपर मैंने बना दिया OH। सही। और दूसरा इसका क्या है कि भाई जो रूल है उसके ये अगेंस्ट अगर ये वो चले जाए, यानी कि ये डबल बॉन्ड जो ये टूट जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल ये बॉन्ड में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और इन दोनों की एक एक ये बैलेंस ये अपेयर हो जाएगी। ठीक है। और रूल क्या बोलता है कि जिस वो कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा हो उसी पे हाइड्रोजन जो ये हो जाता है। लेकिन अगर इसका ये अपोजिट हो जाए, जिसके ऊपर हाइड्रोजन को ज्यादा हो उसके ऊपर ये उसके पास ये OH आ जाए, और जिसके पास हाइड्रोजन कम हो उसके पास जो H है ये वो चली जाए, तो इसको बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। ये माइनर जो है ये प्रोडक्ट होता है, ये इसको हम हैरर भी जो है ये बोल सकते हैं। और ये हमारा होता है वो मेजर, जिसके पास जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा हो उसी पे हाइड्रोजन जो को ज्यादा है, क्योंकि इसका पीछे वो रीजन पता है आपको, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, और ये कैटायन वाला ये वो रीजन होता है। अब इसके बाद टोटल तीन जो वो कार्बन है, 1 2 3,
और जो लास्ट वाला है इसके पास जो है ना ये ओ एच करके ओ एच हम को बनाते हैं। सही। अच्छा देखो फिर ये बोल रहा है कि एल्कोहल्स आर वाई एल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर। वो बोले कि जो एल्कोहल्स होते हैं वो वाटर से लेस एसिडिक जो वो क्यों होते हैं। यानी कि हमारे पास जो एल्कोहल्स होते हैं वो वाटर से कम एसिडिक जो वो क्यों होते हैं। ठीक है। तो देखो अब होता क्या है, एल्कोहल और ये वाटर मैंने ये बनाया है ना, ये मेरे पास है वाटर, ये मेरे पास है एल्कोहल। अगर आप इन दोनों को गौर से अगर ये को देखो आप, तो ये मेरे पास जो ये वाटर है, ये वाटर किस तरीके से डिसोसिएट होगा एच प्लस और ओ एच माइनस में। एल्कोहल किस तरीके से डिसोसिएट होगा अगर उसमें एसिड की तरफ को ट्रीट कर रहा हूँ, तो एच वो प्लस जो है यहाँ पे वो निकल जाएगा। अब होता क्या है कि जो नेगेटिव आयन बना है इसकी पावर कितनी है, इसके ऊपर ये डिसाइड होता है कि कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर जो है वो एसिड है। यानी कि जो नेगेटिव आयन को बना है वो अपनी जगह पे कितना जो है ना सस्टेन ये पर रह सकता है। जो नेगेटिव आयन मेरे पास बना है वो अपनी जगह पे कितना जो है वो अपनी जगह पे ये पर रह सकता है। इसके ऊपर जो है ना डिसाइड होता है कि कितना स्ट्रॉन्गर ये एसिड है। देखो जैसे मेरे पास ये प्लस है। अब ये जितना मेरा H प्लस रिएक्शन में वो बन गया, अगर यही मेरे पास H प्लस ये के रहा तो ये एसिड स्ट्रांग होगा। क्या मतलब इसका। अब देखो होता क्या है, ये बातें को समझाता हूँ। देखो यहाँ पे ना इसके पास आ रहा है CH3। CH3 जो हमारे पास होता है, CH3 जो हाइड्रोकार्बन जो ये ग्रुप होता है ना, ये आपने इलेक्ट्रोफिलिक में वो पढ़ा होगा, CH3 हो गया, CH2 हो गया। इन शॉर्ट कोई भी हाइड्रोकार्बन जो ग्रुप हो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिपेलेंट। यानी ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल जो वो करता है। और इसको बोलते हैं ये कि ये इलेक्ट्रॉन ये रिपेलेंट तो है, और ये पॉजिटिव इंडक्टिव अफेक्ट जो है ये प्रोड्यूस ये करता है। क्या मतलब, यानी कि ये अपनी जो नेगेटिविटी होती है ना उनको दूसरों के ऊपर ये पुश ये करता है, और ये अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश ये वो करता है। यानी जो ये अपनी नेगेटिविटी ये दूसरों के ऊपर जो है ये पुश करता है, और ये अपने आप को नेगेटिव वो बनाने की कोशिश जो है वो करता है। ये अपनी वो नेगेटिविटी दूसरों के ऊपर ये पुश करता है, और अपने आप को सॉरी अपनी नेगेटिविटी दूसरों के ऊपर ये पुश करता है, और ये अपने आप को पॉजिटिवली इंड्यूस करने की कोशिश ये करता है ना। जैसे कि अगर ये CH3 किसी के भी साथ ये कनेक्टेड होगा, अगर ये CH3 किसी के भी साथ ये कनेक्टेड है, तो ये अपने आप को पॉजिटिव करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों के ऊपर ये पुश करने की कोशिश ये वो करेगा। अब देखो जैसे यहाँ पर हमारे पास है ये CH3 है, ये ऑक्सीजन के साथ ये कनेक्टेड है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन की जो ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी स्ट्रेंथ अभी 100% है। ठीक है। और यहाँ पे ये H प्लस भी है जो ये बना होगा ना, जो ये CH3 हुआ है जो हमारे पास ये डिसोसिएट हुआ है। अब इसकी स्ट्रेंथ 100 ये परसेंट है। अब ये CH3 पता है ये करेगा क्या, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिपेलेंट है, तो ये अपनी नेगेटिविटी इस ऑक्सीजन पे ये वो देगा। ये अपनी वो नेगेटिविटी जो इलेक्ट्रॉन्स के पास है, जो ये नेगेटिविटी है, ये इसके ऊपर वो पुश करने की कोशिश जो ये वो करेगा। सही है। ये अपनी वो नेगेटिविटी इस ऑक्सीजन पे पुश करने की कोशिश ये करेगा, और ये जो ऑक्सीजन है हाईली इलेक्ट्रो ये नेगेटिव है, तो ये भी इससे इलेक्ट्रॉन ये पुल करने की कोशिश ये करेगा। तो होगा क्या, जब ये अपनी नेगेटिविटी इस ऑक्सीजन के ऊपर पुश ये करेगा, तो ऑक्सीजन की जो नेगेटिविटी ऑलरेडी 100 ये परसेंट है, तो वो इंक्रीज ये हो जाएगी। कितनी ये इंक्रीज हो गई, ये 25% और इंक्रीज हो गई, क्योंकि यहाँ पे CH3 ने अपनी नेगेटिविटी इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या कर दी, ये पुश कर दी, जिसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन का चार्ज है इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया 125 जब वो परसेंट हो गई। इसकी इंटेंसिटी, इसकी रिएक्टिविटी, इसकी वो पावर इंक्रीज हो गया 125 ये परसेंट हो गई। तो अब ये ऑक्सीजन वापस इसके साथ बड़ी आसानी से रिएक्शन को कर लेगा। क्यों, क्योंकि जो नेगेटिव चार्जेस की स्ट्रेंथ ये इंक्रीज हो गई, तो ये इस H वो प्लस को अपने करीब जब वो वो खींच लेगा, और वापस ये CH3 वो जब वो बना लेगा।
वापस ये CH3 OH को बना लेगा। तो मेरे पास जो OH माइनस आयोन्स है उनकी जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा ना। यानी ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास बन जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा रिवर्सिबल, ये रिएक्शन। तो ये मेरे पास बन गया रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जब रिएक्शन पीछे की तरफ ये किया जाएगा तो H प्लस का अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये वाटर में ऐसा जो है ये कुछ भी नहीं होता। वाटर में H प्लस होता है और OH माइनस होता है। अब ये जो OH माइनस है ना, ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ कोई भी ऐसा कोई चक्कर नहीं होता कि पॉजिटिव इंडक्टिव की अफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव ये अफेक्ट, वो कुछ भी नहीं होता। तो अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की स्ट्रेंथ 100 ये परसेंट है तो ये 100% ही जो ये रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि CH3 ग्रुप है तो ये अपनी नेगेटिविटी इस ऑक्सीजन के ऊपर पुश कर रहा है। तो उसकी स्ट्रेंथ 100% से इंक्रीज होके 120 ये 125 या 120 ये परसेंट हो गया, यानी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। तो अब ये ऑक्सीजन जो है वो इस हाइड्रोजन को अपने पास ये पुल कर लेगा और उसके साथ ये रिएक्शन करके दोबारा CH3OH जो वो ये बना लेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो जो अल्कोहल है वो वीक एसिड हो जाएगा एज कम्पेयर टू H4+। The alkyl groups are electron donating group, the that strengthen the OH bond, so we will have less H plus। strengthen the OH bond का क्या मतलब, कि वो आसानी से जो H प्लस को अपने पास ये पुल कर लेगा और इस ये ऑक्सीजन इस H के साथ मिलके OH ये बॉन्ड ये वापस ये फॉर्म कर लेगा। सही। The alkyl groups are electron donating group that strengthen the OH bond, so we will have less H plus as compared to the H2O। वो बोल रहे हैं कि भाई फिगर 2.1 shows the boiling point of H2O and the other group 16 hydrides। तो ये H2O, H2S, H2SC, H2TE। अब देखो यहाँ पे ना, अब अभी मैं कुछ नीचे नहीं जा रहा कि उसने ये पूछा क्या है। मैं आपको यहाँ पे पहले डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किसका क्यों है, किसका ये काम में नीचे ये चीज़ उसने ये पूछी भी होगी। देखो H2O का बहुत ही ये बहुत ज़्यादा है, फिर H2S है, फिर H2SC है, फिर H2TE है। अब यहाँ पर आ जाओ। अब अगर आप यहाँ पे ये देखो तो ये ग्रुप 6 वाला है ना, ये हमारे पास है। अब देखो ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद जो है ना वो सल्फर है, फिर सेलेनियम है, फिर टेरिलियम है। तो ऑक्सीजन का एक एक्सपोनेंशियली बहुत ज़्यादा है, फिर उसके बाद सल्फर से ये टेरिलियम पे इंक्रीज हो रहा है। H2S का जो कम है फिर उससे ज़्यादा H2SE का है, फिर उसके बाद H2TE का है। देखो ऑक्सीजन H2O का जो ये बहुत ज़्यादा है उसका तो ये रीज़न सिंपल सा है ना। H2O में हाइड्रोजन जो अ, ये बॉन्डिंग होती है, क्योंकि H2O में हाइड्रोजन जो ये बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आपको ये पता है ना। अगर आपका हाइड्रोजन जो है वो ये बॉन्डेड हो ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से या नाइट्रोजन से, तो वहां पर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की टाइप ना। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है। इसके अलावा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमारे पास जो है ये कौन कौन सी होती है, एक होती है ये परमानेंट डायपोल, ये पीडीबीडी फोर्सेस, और एक होती है इंड्यूस ये डायपोल, जिसको टेम्पररी डायपोल भी हम बोलते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसमें हाइड्रोजन ये बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ H2O में आ रही है ना। तो इस वजह से ये वाटर का ये बॉइलिंग पॉइंट एक्सपोनेंशियली हाई है एज कम्पेयर टू अदर। बट अगर मैं H2S और H2S, H2SE और H2TE का मैं वो कंपैरिजन करूं तो इनका देखो इंक्रीज हो रहा है। इनका बॉइलिंग पॉइंट आते आगे आते हुए इंक्रीज हो रहा है। तो अब सवाल ये कि भाई क्यों इंक्रीज हो रहा है इनका ये बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज हो रहा है। देखो अब इनमें ये कौन सी फोर्सेज होंगी, इनमें ज्यादातर फोर्सेज होंगी ये परमानेंट, इनमें परमानेंट डायपोल और आईडी जो फोर्सेज होंगी ना। बट होता क्या है, ये दोनों ये ना कोवेलेंट जो कंपाउंड है ये सारे। तो होता क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड में जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो आईडी फोर्सेज होती हैं। कोवेलेंट कंपाउंड में जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज का, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये नहीं है तो, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो कोवेलेंट कंपाउंड में जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो आईडी वो फोर्सेज होती हैं। और आईडी जो वो फोर्सेज हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
उतनी ज्यादा आईडी जो है फोर्सेस होती हैं, ठीक है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी ज्यादा ये आईडी फोर्सेस होती हैं। तो जब हम के नीचे आ रहे हैं, ऑक्सीजन है ग्रुप टू का, सॉरी पीरियड टू का, यानी दो शेल हैं, ये है सल्फर है पीरियड थ्री का, सिलीनियम पीरियड फोर का, टेरिलियम पीरियड फाइव का। तो क्योंकि टेरिलियम पीरियड फाइव का है तो इसमें फाइव जो है वो शेल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें सबसे जो है वो ज्यादा होंगे। तो इसका ये बॉइलिंग पॉइंट भी इन दोनों से जो है वो ज्यादा है, क्योंकि नीचे ये आते हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, शेल इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इनका इंड्यूस ये डायपोल जो है वो टेरिलियम का सबसे जो है कि ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा। तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इन तीनों के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो यहाँ पे दो जो है वो चीजें आ रही हैं, एक H2O का है और बाकी इन по तीनों का है। सही। अब वो बोले एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन द ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स फ्रॉम H2S टू H2TE, यानी कि उसने अभी यहाँ पर H2O को कंपेयर ही नहीं किया, उसने यहाँ पर H2O को जो है वो कंपेयर ही नहीं किया है ना। एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द ये बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप 16 हाइड्राइड्स, यानी H2S टू H2TE। अब मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वही चीज़ है, फ्रॉम H2S टू TE द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, सो डज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है। सो इंड्यूस डायपोल फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्गर। सही। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट हमसे वो पूछ रहा है कि भाई एक्सप्लेन व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज मच हायर देन दैट ऑफ H2S, क्योंकि H2O में हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होती है और H2S में इंड्यूस डायपोल होता है बस। H2O हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एच बी, आपने पूरा जो के लिखना होगा मुझे देख के एच बी नहीं के लिख देना, विच इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इन H2S। Nitrogen and phosphorus are elements in the group 15 of the periodic table। सही है, ग्रुप फाइव के हैं दोनों ना, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। नाइट्रोजन इज फाउंड इन द इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं नॉक्स, नाइट्रेट्स एंड द नाइट्रिक एसिड, यानी कि ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में होता है, फिर इसके अलावा ये नाइट्रेट्स में होता है NO3 माइनस में, फिर इसके अलावा ये नाइट्रिक एसिड में होता है HNO3 में। ठीक है। देन उसके वो बात बोल रहे हैं कि आइडेंटिफाई द वन नेचुरल एंड द वन मैन मेड occurrence ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन द एटमॉस्फेयर। भाई नेचुरल तो हमारे पास जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली कड़कती है ना, एक तो हमारे पास वो होती है इनकी नेचुरल सोर्स। मैन मेड क्या होता है, जो हमारी वो गाड़ियां होती हैं ना, उनमें NO और CO2 जो है वो CO जो है वो ये प्रोड्यूस होता है। दो हमारे पास जो है वो टॉक्सिक ये गैसेस आती हैं, जो इंटरनल कंबशन इंजन यानी गाड़ी के इंजन से आती हैं। एक होता है NO और एक होता है वो CO। फिर आपको ये याद होगा कि NO और CO को हम आपस में रिएक्शन जो ये करा देते हैं और CO2 और N2 में कन्वर्ट ये कर देते हैं। तो एक सोर्स तो हमारे पास हो गई ये लाइटनिंग, जो हमारे पास जो लाइटनिंग होती है यानी बिजली जो कड़कती है वो। और दूसरा हमारे पास होता है जो इंटरनल ये कंबशन इंजन में जो दो ये वो टॉक्सिक गैसेस बनती हैं, NO और CO। फिर देन उसके वो बात बोला, राइट एन इक्वेशन टू डिस्क्राइब द रोल ऑफ NO2 इन द डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ एसिड। NO2 रिएक्शन करता है H2O के साथ, और दो जो है ये एसिड ये बनाता है ना। देखो नॉर्मली जो हम करते थे ना, हम ये सिर्फ HNO3 ये हम लिखते थे, बट दो एसिड यहाँ पर बनते हैं, एक बनता है निट्रस ऑक्साइड और एक बनता है निट्रिक ऑक्साइड। सही है। NO2 रिएक्शन करता है H2O के साथ, एक वो बनाता है निट्रस ऑक्साइड और एक वो बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये मेरे पास जो है वो निट्रस ऑक्साइड है, सॉरी निट्रस एसिड है, और ये मेरे पास जो है वो नाइट्रिक एंड निट्रिक एसिड जिसको हम बोलते हैं वो है। सही। अच्छा फिर देन उसके बाद बोल रहे हैं कि पर ऑक्सी पर ऑक्सी हेसिटाइल नाइट्रेट जिसको बोलते हैं पेन, इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। अब सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है। आजकल आपने ये वो सुना होगा, इंडिया में भी होता है, पाकिस्तान में पहले, ये वो चाइना में भी है। पाकिस्तान में लाहौर में धुन आ जाती है, जो लाहौर वाले हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से फेस करते होंगे। वो धुन नहीं होती, वो स्मोक होती है। वो होता है क्या है कि जो अभी लाहौर वाले मेरे पास कौन है, ये हुमर और ये हनम है ना। तो होता क्या है कि जो धुन होती है ना हमारे पास, यानी कि ये इसको
धुंध तो नहीं बोलते, इसको बोलते हैं स्मोक। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्मोक। अब इसमें जो है वो जो धुन होती है उसको बोलते हैं फॉग। स्मोक ये हमारे पास क्या होती है कि जो टॉक्सिक वो गैसेस होती हैं ना, वो एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाती हैं फॉग के साथ। सही। और जो है ना फिर ये फोटो केमिकल स्मोक जो ये प्रोड्यूस ये करते हैं, जो कि हेल्थ के लिए हद से ज्यादा वो खतरनाक होता है। ये होता ही क्यों है, जो पॉल्यूशन होता है ना उसकी ये वजह से आता है। तो जिसका मेन सोर्स जो है ना हमारे पास, जिसका मेन सोर्स सही है, ये किसकी वजह से आता है, ये आता है NO2। नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स होती हैं, जो हम बोलते हैं ना कि ये रेस्पिरेटरी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट के करती हैं। तो वो इसी जो है ना ये वजह से होता है, क्योंकि ये स्मोक जो है वो बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं, ये स्मोक जो है ना हमारे पास ये बनाती हैं। सही। ये हमारे पास ये क्या बनाती हैं, ये हमारे पास बनाती हैं स्मोक। अब वो बोल रहा है कि डिस्क्राइब हाउ पेन फ्रॉम द NO2। सही है। अब पेन जो है वो कैसे, ये हमारे पास बनता है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट के। जब हमारे पास NO2 जो है ना वो अनबर्न हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करता है। जब हमारे पास जो NO2 होता है, यानी कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, जब वो रिएक्शन करती है ना, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारे पास जो है वो रिएक्शन करती है, वो किसके साथ, NO2 ये अनबर्न हाइड्रोकार्बन के साथ, तो हमारे पास बनता है पेन। पेन पता है क्या होता है, अगर मैं आपको स्ट्रक्चर इसका वो बताऊं। इसका स्ट्रक्चर कोर्स में नहीं है ना, यूं करके इसका स्ट्रक्चर होता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ये चीजों में से एक है। और यहाँ पे कोई भी चीज जो है ना ये हो सकती है, कभी यहाँ पे CH3 होता है, कभी ये कोई और चीज होती है। यहाँ पे ये नेगेटिव आयन होता है और ये पॉजिटिव आयन होता है। तो ये हमारे पास होता है पेन। ये बनता कैसे है कि जब जो है ना हमारे पास अगर अनबर्न हाइड्रोकार्बन होंगे ज्यादा, तो यहाँ पे CH3 आ जाता है। तो ये हमारे पास जो NO2 है वो अनबर्न हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन करता है और वो बनाता है प्रोपेन, जो कि मेन वो ये कंपोनेंट होता है फोटो केमिकल स्मोक का। अच्छा, अब जरा आगे ये हम बढ़ते हैं। वो बोल रहा है कि भाई निट्रिक एसिड रिएक्ट विद द बेसिक ऑक्साइड टू फॉर्म नाइट्रेट्स। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ निट्रिक ऑक्साइड विद द कैल्शियम ऑक्साइड। निट्रिक ऑक्साइड जो वो एसिड है, और कैल्शियम ऑक्साइड जो वो बेस है। निट्रिक ऑक्साइड एसिड है, कैल्शियम ऑक्साइड जो बेस है। वो बोल रहा है कि ये कि क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं नाइट्रेट्स। तो HNO3 का रिएक्शन होगा CaO के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारे पास एसिड बेस ये रिएक्शन होता है, जो बेस का वो मेटल होता है ना, वो एसिड के एच को रिप्लेस जो है वो कर लेता है। तो ये हमारे पास बना रहा है कैल्शियम नाइट्रेट। और यहाँ पर H2O बाय, ये प्रोडक्ट हमारे पास क्या आता है, ये ये H2O आता है। सही। अब देन इसके के बाद बोले डिस्क्राइब व्हाट इज सीन व्हेन द कैल्शियम नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली। बोले अगर मैं कैल्शियम नाइट्रेट को स्ट्रांगली हीट कर दूं ना, देखो अगर मैं कैल्शियम नाइट्रेट को स्ट्रांगली हीट करता हूँ, कैल्शियम नाइट्रेट है ना, CaNO3 इसको मैं हीट कर रहा हूँ, यानी थर्मली डिकम्पोज कर रहा हूँ। तो मेरे पास बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। सही है। NO2 प्लस O2। अब कैल्शियम ऑक्साइड तो सॉलिड होता है, तो हमें जो ये NO2 होता है ना, NO2 जो का कलर होता है ब्राउन कलर। तो अगर मैं कैल्शियम नाइट्रेट को स्ट्रांगली हीट करता हूँ, तो मुझे NO2 के ब्राउन फ्यूम्स जो वो दिखते हैं, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2। सही। फिर देन उसके ये बाद हमारे पास है, वो बोले है कि कॉमन टेस्ट फॉर नाइट्रेट इन द रिएक्शन विद OH एंड एल्यूमिनियम। इक्वेशन 1 शोज द रिएक्शन ना। अभी हमारे पास जो भी XYZ जो ये रिएक्शन हो रहा है ना, अब वो बोल रहा है कि ड्यू टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NO3 माइनस। अब ये तो काफी आसान है, NO3 माइनस है ना, तो ये ओवरऑल चार्ज क्या है, -1 हमने लिख दिया इज इक्वल टू ये -1। अब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो 3 ऑक्सीजन पे कितना होगा, -6।
तो ये हो गया -6। और जो नाइट्रोजन का चार्ज निकालना है उसको बोल दिया एक्स। तो एक्स -6 = 1, ये है 6 ना। तो ये 6 जो है ये वहां चले आके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +5। तो नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा है? +5। और बोले आइडेंटिफाई द स्पीशीज दैट इज ऑक्सीडाइज इन द इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 जो है ना यहाँ पे हमारे पास है। अब देखो दो ही स्पीशीज यहाँ पर आ रही हैं मेनली, एक नाइट्रोजन है और एक जो है हमारे पास एल्यूमिनियम है। अब यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे ना एक बात याद रखना, नाइट्रोजन जो है वो नॉन मेटल है और एल्यूमिनियम मेटल है। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, हर एक चीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जो के बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं ये कर रहे हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास ये मेटल है, मेटल क्या करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी कि क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी रिड्यूस होगा। सही है। एल्यूमिनियम जो है वो मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा यानी ऑक्सीडाइज होगा। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये रिड्यूस होगा। तो इसमें कुछ हर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाले के बैठ जाना। सबसे पहले आना मेटल पे, मेटल को देख लेना कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या नहीं हो रहा। ऑक्सीडाइज हो रहा है तो मेटल ही हम वैसे नॉर्मली आंसर होता है। यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है अपनी ये नॉर्मल फॉर्म में, यहाँ पे जो मेरे पास मेटल है ये अपनी नॉर्मल फॉर्म में, यानी एलिमेंट्री फॉर्म में, तो जीरो उसके ऊपर जो वो चार्ज आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे जो यहाँ पर बन रहा है ये AlOH4 और बाहर पूरे पे -1 है। तो ये बाहर पूरे पे माइनस ये बना जाएगा फिजिकल्स टू। अब ये चार ये OH है, एक ये OH पे हमें पता है OH को माइनस होता है, तो एक ये OH पे -1 का चार्ज है, चार ये OH है, तो -4 का जो वो चार्ज आ जाएगा। सही है, -4 का जो है वो चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस को -1 करना है, तो -4 के साथ में कौन सी ऐसी चीज ये ऐड करूंगा कि वो -1 हो जाएगा। तो मैं माइनस ये +3 इसके साथ ये ऐड कर दूंगा -4 के साथ। तो +3 और -1 इजिकल्स टू, सॉरी, +3 -4 इजिकल्स टू -1। या फिर क्या है, आप इसको यहाँ पे लिख दो x, यहाँ पर आप इसको क्या लिख दो, x। तो ये 4 जो है ना वहां जाके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वहां जाके ये ऐड हो जाएगा, तो -1 + 4, तो आंसर आ जाएगा +3। तो एल्यूमिनियम की क्या है, ये +3 है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे, वैसे तो मुझे यहाँ पर एल्यूमिनियम का चार्ज निकालने की नीड ये बनाई होनी चाहिए। भाई एल्यूमिनियम कोई ट्रांजिशन मेटल तो है नहीं कि इसका चार्ज जो वो चेंज हो रहेगा। एल्यूमिनियम जो है वो पीरियड 3 का है, इसका चार्ज कॉन्स्टेंट ही जो है क्या रहेगा। तो इसका चार्ज क्या होगा, +3। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है, +3। सही है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज। फिर वो बोल रहा है कि NH3 इज अ गैस, NH3 इज अ बेसिक गैस, डिस्क्राइब हाउ NH3 इज एबल टू एक्ट एज अ गैस, सॉरी, एक्ट एज अ बेस। अब ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ, क्यों? अरे भाई बेस क्या होता है, जो H+ को एक्सेप्ट करे बस। और ये बेस की तरह ये कैसे करेगा ये रिएक्ट, NH3 H+ को एक्सेप्ट करके बस। तो ये बेस की तरह जो है ये रिएक्ट ये करेगा कैसे, बाय एक्सेप्टिंग H+। तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा इसका। फिर देन इसके बाद हमारे पास है, वो बोल रहा है कि भाई ये पूरा करना है। वो बोलेगा सजेस्ट द शेप ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूं करके होगा। अब चार्ज है जो भी है ना, हमें उसकी तरफ नहीं आना ना। अब इसके साथ चार आ रहे हैं ना, तो ये टेट्रा ये हेड्रल शेप होगा और इसका एंगल होगा 109.5। क्योंकि चार इसका वो कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है, तो इसका शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल। यानी चार जो है वो बॉन्ड पेयर है ना, तो शेप क्या होगा इसका, टेट्राहेड्रल। और एंगल होगा 109। अब वो बोला है स्केच, शो figure 3.1 shows a sketch of some of the ionization energy of phosphorus. Construct an equation to represent the third ionization energy of phosphorus. वो बोल रहा है कि इसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मुझे बताओ किसकी, फास्फोरस की।
अब देखो दो ये इलेक्ट्रॉन से ऑलरेडी ये लूज कर दिए, वो थर्ड की तरफ जो के जा रहे हैं ना। तो मैं टू से ये स्टार्ट करूंगा। बच्चे गलती क्या ये करते हैं, बच्चे यूं करके जो है ना ये वो लिख देते हैं, जो कि गलत होता है। उसने थर्ड बोली है, तीनों नहीं उसने ये बोली है। साथ एक और गलती क्या होती है, स्टूडेंट यूं करके सॉलिड जो वो लिख देते हैं। भाई जब तक वो गैसियस फॉर्म में नहीं होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन लूज कैसे क्या करेगा, ये भी गलत है। ये भी जो ये गलत है। दो चीजें हमने यहाँ पे क्या देखनी है। एक तो उसकी जो स्टेट हो वो गैसियस हो। दूसरा क्या है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन पहले से दो इलेक्ट्रॉन पहले से लूज करे, उसने बोलिए थर्ड। थर्ड का क्या मतलब है कि तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बताओ, शुरू की तीन उसने नहीं क्या बोली, उसने बोली है थर्ड। यानी जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है वो मुझे यहाँ पर जो है ना वो बताओ। उसने मुझे बोली है थर्ड आयनाइजेशन ये है एनर्जी। तो इस बात का ख्याल जो है ना आपने के रखना है। अच्छा देखो, उसके ये बात बोल रहा है कि कंप्लीट द ग्राफ इन द फिगर 3.1 टू शो द थर्ड टू द सिक्स आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फॉस्फोरस। अ- अच्छा देखो, यहाँ पे ना सबसे पहले जब तक फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक वो ये कन्फिगरेशन नहीं करोगे, ये कुछ भी नहीं होगा ना। आपने बनानी है थर्ड टू सिक्स। शुरू की दो उसने जो है मुझे बना के ये दी हुई है। बाकी थर्ड टू सिक्स आपने जो है ना वो बनानी है, ठीक है। अब सेवन भी, एट भी और वो टेन भी दी हुई है, सिर्फ थर्ड टू सिक्स बना दी। देखो ये मेरे पास ये कन्फिगरेशन है किसकी, फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस में 15 जो वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो P1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो अब देखो यहाँ पे 3p3 जो है ना यूं करके होगा ना। अब देखो ये है मेरे पास 3p3, ये है मेरे पास 3s, और ये है 2p6। ठीक है। अब देखो पहले जब वो इलेक्ट्रॉन रिमूव ये करेगा ना, सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन रिमूव जो ये करेगा 3p3 से। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया ये रहा, सेकंड रिमूव किया ये रहा। सेकंड जब मैं रिमूव करूंगा तो यहीं पे जो है ना मैं ये बना दूंगा यूं करके। लेकिन जब मैं 3s करूंगा ये रिमूव, सही है। ये हो गया, और कम पे बनाना है, सही है। अब देखो ये मैंने 5 इलेक्ट्रॉन्स के रिमूव कर दिए। मैंने क्या किया, जो थर्ड शेल था उसके इलेक्ट्रॉन्स मैंने रिमूव जो है यहाँ पे ये कर दिए। जो थर्ड शेल था उसके मैंने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या कर दिए, रिमूव जो है ना ये मैंने ये कर दिए। ये थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, ये थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन है। ये मेरे पास जो है ये थर्ड शेल का ये है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो जो थर्ड शेल के है ये इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें तो कोई ऐसा जो फर्क नहीं आएगा। जो थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें तो कोई भी ऐसा जो है वो फर्क नहीं आएगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे फिफ्थ से सिक्स में आऊंगा तो जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू के जो 5 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें वो थर्ड शेल से करें। शुरू के जो 5 इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव करें, शुरू के जो मैंने ये 5 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करें, ये मैंने थर्ड शेल से करें। जब मैं फिफ्थ शेल जब मैं सिक्स आयनाइजेशन ये एनर्जी पे आऊंगा, तो मुझे 2p से रिमूव करना होगा। यानी कि मेरा पूरा जो शेल था 3p का वो खत्म हो गया। देन मैं 2p से जो है वो रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं ये किससे कर रहा हूँ रिमूव, अब मैं कर रहा हूँ रिमूव 2p से। तो जब मैं 2p से मैं रिमूव ये करूंगा तो एक्सपोनेंशियल चेंज आएगा। जब मैं 2p से जो है ना ये रिमूव करूंगा, तो जो चेंज आएगा वो आएगा एक्सपोनेंशियल। तो जब मैं 2p से ये इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करूंगा, तो जो चेंज आएगा वो आएगा एक्सपोनेंशियल। और एक दम से इतना सारा जो चेंज आ जाएगा यूं करके। अब देखो ये
फिफ्थ से बस सिक्स में एक्सपोनेंशियल चेंज आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोशेल चेंज हुआ है। अच्छा देखो, अब वो बोल रहा है कि कंप्लीट द टेबल 3.1 टू शो द प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। वो बोल रहा है कि भाई यहाँ पर टेबल कंप्लीट करो नाइट्रोजन और फास्फोरस के, इनकी स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है देखो, नाइट्रोजन जो है सबसे पहले क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट एंड द अपीयरेंस। नाइट्रोजन जब वो गैस होता है, फास्फोरस जब वो वाइट की वो सॉलिड होता है। वाइट फास्फोरस वो सॉलिड क्यों होता है? हालांकि फास्फोरस जो नॉन के मेटल है। नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है N2 की फॉर्म में, फास्फोरस एग्जिस्ट करता है P4 की ये फॉर्म में। तो बहुत सारे फास्फोरस आपस में जो ये कनेक्टेड होते हैं यूं करके। बहुत सारे फास्फोरस आपस में वो कनेक्टेड होते हैं, जिसकी ये वजह से जो कलेक्टिव फोर्स है वो स्ट्रांग जो है वो थोड़ी सी ये हो जाती है। तो इस ये वजह से मेरा फास्फोरस जो है वो सॉलिड स्टेट में ये आ जाता है। अगर फास्फोरस खाली P2 होता है इसी की तरह, तो ये भी क्या होता है, ये वो गैस होता, या फिर ये वो लिक्विड होता। लेकिन क्योंकि चार फास्फोरस होते हैं इसलिए ये सॉलिड होता है। इसी तरह सल्फर भी जो है क्या होता है, हैसेट होता है, वो भी जो सॉलिड होता है। तो बोले ये टाइप ऑफ ये बॉन्डिंग कौन सी होगी, कोवेलेंट ही होगी ना। और इस स्ट्रक्चर क्या होगा इसका भी कुछ सिंपल होगा। ये दिया क्यों है? क्योंकि उसने यहाँ पे लिखा है कि ये वाइट वो सॉलिड है, तो बच्चे ये समझ के या तो इसमें लिख देते हैं मेटल, या जॉइंट कोवेलेंट जो वो लिख देते हैं। भाई फॉस्फोरस स्टिल जो है वो सिंपल कोवेलेंट ही होता है, लेकिन फॉस्फोरस होते इतने ये ज्यादा एक साथ हैं कि इनकी जो कलेक्टिव फोर्स है ना वो ज्यादा जो है वो हो जाती है। लेकिन स्ट्रक्चर इसका वही सिंपल होता है। जॉइंट स्ट्रक्चर आपके कोर्स में स्पेसिफिक है। सिलिकॉन है, सिलिकॉन ये डाइऑक्साइड और ये कार्बन के सारे हेलोट्रॉप्स हैं। यानी कि डायमंड, ग्रेफाइट और ग्रेफेन हो गया। अब वो बोल रहा है कि अ फॉर्म ऑफ अ सॉलिड नाइट्रोजन हैज द लेटेस्ट स्ट्रक्चर सिमिलर टू दी सॉलिड हाइड्रोजन। यानी कि सॉलिड जो जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर वो सॉलिड होता है, और वो सॉरी हाइड्रोजन जब वो सॉलिड स्टेट में होता है और स्ट्रक्चर सिंपल कोवेलेंट होता है। सही है, यानी कि जो सॉलिड ये हाइड्रोजन है वो सेम है, जो सॉलिड वो नाइट्रोजन है वो सेम है एज ऑफ सॉलिड हाइड्रोजन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉलिड नाइट्रोजन, सिंपल मॉलिक्यूलर होता है। स्ट्रक्चर कौन सा होता है? सिंपल मॉलिक्यूलर होता है। इसका क्या होता है? सिंपल मॉलिक्यूलर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर कौन सा होता है? सिंपल मॉलिक्यूलर होता है। अब वो बोल रहा है कि अब बस तो लास्ट, ये लास्ट पार्ट है इसका। एट अ वेरी हाई टेम्परेचर फॉस्फोरस कैन फॉर्म पी एट अ वेरी हाई temperatures, phosphorus can form P2 molecules. P2 contain a triple bond. P2 में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है हमारे पास। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ P2 बॉन्ड P ट्रिपल बॉन्ड P इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक सीधी सी बात आपको ये बस समझाता हूँ। अगर मेरे पास सिंगल ये बॉन्ड है तो उसके में सिर्फ और सिर्फ एक सिग्मा होता है बॉन्ड। और अगर डबल आ रहा है बॉन्ड, ये ब्रैकेट में डी का मतलब डबल बॉन्ड, तो एक सिग्मा होगा उसमें और एक जो है वो पाई बॉन्ड होगा। और अगर ट्रिपल आ रहा है ये बॉन्ड, तो उसमें एक जो वो सिग्मा होगा और दो जो वो पाई होता है। यानी कि चाहे डबल हो, सिंगल हो या ट्रिपल हो, जो सिग्मा ये इलेक्ट्रॉन होता है, जो सिग्मा होता है बॉन्ड, जो मेन होता है कि बॉन्ड वो एक ही होता है। सही है। अगर सिंगल है तो बस एक ही ये वो सिग्मा होगा, डबल है तो एक वो सिग्मा होगा और एक वो पाई होगा, और अगर ये ट्रिपल है तो एक सिग्मा होगा और दो वो पाई हो जाएंगे। सिग्मा ये कभी भी जो है ये वो ज्यादा नहीं होते। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल जो है ये बॉन्ड के बन रहे हैं, तो उसमें एक जो है वो सिग्मा आएगा बॉन्ड, और सिग्मा जो बॉन्ड हमारे पास ये बनता है, ये बनता है हेड टू हेड ओवर के लैपिंग से। यानी जो सिग्मा ये बॉन्ड होता है हमारे पास यूं होता है, ये यूं करके हेड टू हेड ओवर ये पोलैपिंग से वो बनता है। वन सिग्मा जो है कि बॉन्ड होगा उसमें, वन सिग्मा बॉन्ड एंड हेड टू हेड ओवर पोलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। क्योंकि इसमें फॉस्फोरस में जो लास्ट होता है वो पी ये ऑर्बिटल होता है ना, 3p होता है। तो पी ऑर्बिटल की ओवर जो है ये लैपिंग होगी। और जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है उसमें साइड टू साइड ओवर ये लैपिंग होती है यूं करके। जैसे दो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है, तो इसमें दो पी ये ऑर्बिटल की ओवर के लैपिंग होगी। क्योंकि इसमें ये ट्रिपल के बॉन्ड है तो उसमें दो जो है वो पाई बॉन्ड होंगे। टू पाई बॉन्ड एंड साइड टू साइड ओवर कोलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। अच्छा अब देखो है इसमें वो ये पाई बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो वो पाए है ना,
दो जो है इसमें ये पाई बॉन्ड है, बट इसमें जो आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो आखिरी ये ऑर्बिटल है वो कौन सा है, पी है ना। तो जो ओवर ये कोलैपिंग होगी वो पी ऑर्बिटल्स की होगी, सही है। बनेगा पाई बॉन्ड, लेकिन जो ओवर ये कोलैपिंग होती है वो उस ऑर्बिटल की होती है जो लास्ट में आता है। इन शॉर्ट जो जो अनफिल्ड होता है, यानी कि जो पूरे का पूरा फिल नहीं होता, यहाँ पे ये पूरे का पूरे का ये जो ऑर्बिटल जो फिल नहीं है वो है 3p। तो यहाँ पर जो ओवर ये ओवरलैपिंग होगी वो पी ऑर्बिटल की होगी, सही है। तो ये जो ऑर्बिटल है ये ऑर्बिटल है ना, ये मेरे पास, सही है। तो यहाँ पर एक आ रहा है सिग्मा के बॉन्ड आ रहा है, और वो बनता है हेड टू हेड ओवर कोलैपिंग से। और दो आ रहे हैं पाई बॉन्ड जो बनते हैं साइड टू साइड ओवर कोलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल से। फिर वो बोल रहा है कि भाई द बॉन्ड एनर्जी ऑफ पी ट्रिपल बॉन्ड पी इज 485। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ एन ट्रिपल बॉन्ड एन इज 944। कंपेयर द एक्टिविटी ऑफ पी टू एंड एन टू, एक्सप्लेन योर आंसर। भाई जाहिर उसने ये नहीं ये कहा कि ये एनर्जी कम ज्यादा क्यों है, उसने कहा कि दोनों की एक्टिविटी जो है वो ये डिफाइन करो। जाहिर सी बात है, पी टू की एनर्जी जो है वो कम है, सही है, पी टू की एनर्जी कम है। और जो पी और जो एन टू है उसकी एनर्जी जो है बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट जो वो डबल है। तो एन टू जो है वो अनरिएक्टिव होगा, सही है, यानी कि एन टू ज्यादा स्टेबल होगा, सही है। तो क्योंकि पी की एनर्जी जो है, पी ट्रिपल बॉन्ड पी की एनर्जी जो वो कम है ना, और एन टू की बहुत ही जो वो ज्यादा है। तो पी टू जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा एन टू से, और पी टू जो है वो वीकर भी होगा, सही, क्योंकि इसका जो बॉन्ड है वो है वीक।